हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। और आज इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो एक है आपका वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे तथा उसमें कौन कौन से थ्योरीज काम कर रहे हैं उसको देखेंगे। साथ ही हम ये समझेंगे कि वह स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कैसा हो रहा है, वो मैकेनिज़्म क्या है उसके पीछे, एक चीज़ वो देखेंगे। तथा ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करने वाले कारकों पर हम चर्चा करेंगे। इत्यादि चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले आज हम लोग समझने वाले हैं वो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी कि ट्रांसपीरेशन, और उसका क्या महत्व है पौधों पे, वो उसको हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन को। वाष्पोत्सर्जन क्या है? यह एक जैविक क्रिया है जिसमें पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक, यहाँ क्या बोल रहा है कि यह एक जैविक क्रिया है जिसमें पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलता है। पौधे के वायवीय भाग कहने का क्या मतलब है? वह भाग जो जड़ के ऊपर स्थित है, ठीक है। और यहाँ जो वाटर का लॉस हो रहा होगा वो कैसा हो रहा है? जल वाष्प के रूप में। ठीक, यहाँ जो वाटर का लॉस हो रहा है वो कैसा है? जल वाष्प के रूप में। तो पौधे की जो पत्तियां हैं वहाँ जो होता है स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, और स्टोमेटा की ओपनिंग के कारण क्या होगा? यह जो जल है जलवाष्प के रूप में वातावरण में चला जाएगा। ठीक है, इसका महत्व क्या है ये हम समझेंगे। ठीक, तो इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण क्या हो रहा होगा वो देखिए। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल तथा अकार्बनिक खनिज लवण जड़ों से जाइलम द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचता है। ठीक, तो जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होगा? जो पौधे हैं उनके जड़ से क्या होगा? जल और अकार्बनिक खनिज लवण जो हैं वो क्या करेंगे? जाइलम वाहिनियों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ठीक, वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होगा? एक वाष्पोत्सर्जी खिंचाव उत्पन्न होता है, और यही खिंचाव जो होगा इस जल और खनिज लवण को अपनी ओर खींचेगा और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जल तथा अकार्बनिक खनिज लवण जड़ों से जाइलम द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक वाष्पोत्सर्जी खिंचाव उत्पन्न होगा। ठीक, वाष्पोत्सर्जन के कारण एक वाष्पोत्सर्जी खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, और यह खिंचाव कहाँ तक होगा? जड़ तक होगा, जिसके कारण रसारोहण की क्रिया होगी। रसारोहण यानी कि एसेंट ऑफ सेप की क्रिया होगी। एसेंट ऑफ सेप क्या है? एसेंट ऑफ सेप कहने का मतलब है कि जाइलम वाहिनियों द्वारा जल और अकार्बनिक खनिज लवणों का पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचना। ठीक, वाटर जो होगा पहले जड़ से आएगा जाइलम वाहिनियों पे आएगा, जाइलम वाहिनियों से फिर वो क्या होगा? पौधों के विभिन्न भागों यानी कि पत्तियों तक पहुंचेगा। तो जाइलम से लेके पौधों के विभिन्न भागों तक, ठीक, जाइलम से लेके पौधों के विभिन्न भागों तक ग्रेविटेशन फोर्स के विरुद्ध यहाँ जो जल और खनिज लवण पहुँचता है उसी को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। तो एसेंट ऑफ सेप कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के ग्रेविटेशन के फोर्स के विरुद्ध जल और अकार्बनिक खनिज लवणों का पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचना, यही क्या है? आपका एसेंट ऑफ सेप। ठीक, अब देखिए जाइलम वाहिनियों में जल एक लगातार स्तंभ के रूप में पाया जाता है। जब ये वाष्पोत्सर्जी खिंचाव उत्पन्न होता है तो उसके कारण क्या होगा? जल जो है इन जाइलम वाहिनियों पे एक कंटिन्यूअस कॉलम बनाता है जल का। ठीक है, लगातार स्तंभ के रूप में प्रवाहित होता रहता है, और लगातार क्या हो रहा होगा? आपके वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही होगी। ठीक, इसको हम समझेंगे मैकेनिज्म को कि ये कैसे लगातार जल जो है इन वाहिनियों से लगातार कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है ना। ये हम समझेंगे ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी में कि वहाँ ये कैसे फ्लो हो रहा है और उसके पीछे क्या काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन को समझिए कि वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या हो रहा है कि जाइलम वाहिनियों में जल एक लगातार स्तंभ के रूप में पाया जाता है। जल के अणुओं के मध्य, ठीक, और जल के अणुओं के मध्य एक शक्तिशाली आकर्षण बल काम करता है जो कि क्या होता है? ससंजक बल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा जल वाहिनियों के बीच एक शक्तिशाली ससंजक बल कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स काम करता है, जिसके कारण क्या हो रहा होगा? ये जल जो है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा? पत्तियों तक पहुँचता है, और वहाँ स्टोमेटा के ओपनिंग के माध्यम से जलवाष्प के रूप में लगातार क्या हो रहा होगा? वातावरण में निकल जा रहा होगा, वातावरण में विलय हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए वाष्पोत्सर्जन का जो क्रिया है पौधे में वो उसके लिए एक अच्छा काम करती है कि वो ताप सहन करने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण ही वो जितना ज़्यादा पानी क्या हो रहा है? जलवाष्प के रूप में निकाल रहा है, तो उसके कारण क्या होता है? पौधों में जो है एटमॉस्फेयर का जो हीट है उसको सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। एक तो ये है।
लेकिन आप देखेंगे कि पौधे जो होते हैं जितना परसेंटेज ऑफ वाटर वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक, पौधे जितना परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका लगभग 99% जो वाटर होता है वो जलवाष्प के रूप में क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। ठीक, तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, 99% जो वाटर होता है वो क्या होता है, जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। केवल 1% ही वो यूज़ करता है अपने भोजन बनाने के लिए, और जो भी उसके काम हैं उसके लिए केवल 1% ऑफ वाटर ही यूज़ करता है इस वाष्पीकरण। अगर वाष्पीकरण की क्रिया मान लीजिए क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको उतना वो एग्जर्ट नहीं कर पा रहा है, 99% तो यहाँ क्या कर रहा है, वातावरण में छोड़ दे रहा है। लेकिन अगर वो उतना पानी को अगर वो वातावरण में नहीं रिलीज़ कर पाएगा तो क्या होगा, पौधों में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो पौधों के सड़ने का डर भी बढ़ जाता है। ठीक, तो पौधे सड़ सकते हैं, इसलिए क्या होता है, वो केवल 1% ही यूज़ करता है और 99% वो जलवाष्प के रूप में बाहर कर देता है। तो ये क्या है आपका वाष्पोत्सर्जन। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह 3 तरीके से होती है पौधों में। ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह 3 तरीके से होती है। यहाँ देखिए, पहला होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। पहला जो होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहने का क्या मतलब है, स्टोमेटा के थ्रू वो क्या कर रहा होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर रहा होगा। 90 to 97% जो ट्रांसपिरेशन है वो आपका स्टोमेटा के थ्रू होता है पौधों में। ठीक, 90 to 97% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, स्टोमेटा के माध्यम से होता है। क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन सेकंड वाला है आपका क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कहने का मतलब ये है कि पौधे के पत्तियों में जो होता है वैक्सी लेयर होते हैं और उन वैक्सी लेयर के माध्यम से ये ट्रांसपिरेशन करता है। ये कितना होता है आपका पौधों में 3 से 10% तक हो सकता है। ठीक है, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कितना हो सकता है, 3 to 10%। इसके बाद एक है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो कि 0.1% के आसपास होता है, केवल 0.1%। और ये लेंटिकल ट्रांसपिरेशन जो होता है वो किस में होगा, आपका जो वुडन स्टेम होते हैं उसमें जो छिद्र पाए जाते हैं, लकड़ियों के जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, उसमें छिद्र होते हैं और उन छिद्रों के माध्यम से ट्रांसपिरेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो इस तरह क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन जो है हमारा वो क्या काम कर रहा है, जल को जलवाष्प के रूप में वातावरण में रिलीज़ कर रहा है। और इस जलवाष्प को रिलीज़ करने का कारण क्या होगा, पौधे में जो होगा जल जो है, जल और खनिज लवण जो होंगे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचेंगे, जिसको हम एसेंट ऑफ सेप के नाम से जानते हैं। और क्या होगा, इसके साथ ही ये ट्रांसपिरेशन जो है पौधों में ताप सहन करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। और ठीक है, बस यहाँ तक है बात। और हमने देखा कि इसमें 3 तरह के ट्रांसपिरेशन होते हैं, एक तो स्टोमेटल होता है, एक होता है क्यूटिकल और एक होता है लेंटिकुलर। तो इस 3 तरह के ट्रांसपिरेशन होते हैं। अब इस ट्रांसपिरेशन को समझने के लिए बहुत सारे बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, अलग अलग थ्योरीज आई हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी से एक तो है आपका रूट प्रेशर थ्योरी, जो किस तरह से क्या है वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी। और एक जो है सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है आपका ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो हम उन 2 थ्योरीज़ को देखेंगे कि उन 2 थ्योरी में क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब जो हम समझने वाले हैं, इससे पहले कि हम लोग एसेंट ऑफ सेप को समझे, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को समझे, रोड प्रेशर को समझे, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जल का अवशोषण और स्थानांतरण कैसे हो रहा है। ठीक है, जाइलम तक जो है वो जल कैसे पहुंच रहा है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसके आगे की थ्योरी पर बात करेंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ एक डायग्राम बना के रखा है, तो आप देखेंगे इस डायग्राम में ये जो होता है आपका क्या है, रूट हेयर है। ठीक, ये क्या है आपका रूट हेयर। ठीक है, ये रूट हेयर जो है आपका ज़मीन में है, मृदा में है। और उसके बाद अगर देखेंगे इसकी संरचना को, हम लोग कहाँ तक जाना है कि एक प्लांट है जो ज़मीन के अंदर है, उसकी जड़ें हैं और उसकी जड़ें में क्या है आपका, यहाँ जो है आपका इसको हम बोलते हैं रूट हेयर। और रूट हेयर से ये जो है जल जाएगा कहाँ तक, आपका जाइलम तक। ठीक है, ये क्या हो गया जाइलम तक, और ये क्या है आपका रूट हेयर है। तो
हमको क्या करना है, जो रूट हेयर जल को अवशोषित करेगा वो जाइलम तक किस तरह पहुंच रहा है वो हमको समझना है। ठीक है, रूट हेयर से जाइलम तक वाटर कैसे पहुंच रहा है वो हमको समझना है सबसे पहले। ठीक, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आप कृषि एग्रीकल्चर का सिलेबस देखेंगे तो जल का अवशोषण एवं स्थानांतरण दिया हुआ है, तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि रूट हेयर से जाइलम तक कैसे जो है वाटर क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। तो अब सबसे पहले देखिए कि ये रूट हेयर है। रूट हेयर के जस्ट बाद जो सेल्स पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, रूट हेयर के बाद जस्ट बाद जो हमारा एक जो सेल पाया जा रहा है वो है कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद एक और जो सेल होगी जो कि है एंडोडर्मिस बोलते हैं, जो कि इनर लेयर है कॉर्टेक्स सेल का। ठीक है, ये इनर मोस्ट पोर्शन है कॉर्टेक्स सेल का जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस सेल है ये। और एंडोडर्मिस सेल पे देखें तो ऊपर के जो पोर्शन है यहाँ पर कुछ लाइनिंग्स होती हैं, और ये लाइनिंग जो होती है ये क्या होती है, वाटर के लिए नॉन परमिएबल होती है। ठीक, ये जो लाइनिंग है ये क्या होती है, वाटर के लिए नॉन परमिएबल होता है। मतलब जो है वाटर जो होगा यहाँ से क्या नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पास क्या होता है, एक पासेज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैसेज। ये क्या है आपका पैसेज, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स पास कर जाएगा। लेकिन इसके ऊपर देखें तो यहाँ पास क्या है, लाइनिंग बनी हुई है, और ये क्या होता है, वाटर के लिए नॉन परमिएबल होता है। उसके बाद जब जस्ट आप आएंगे इस एंडोडर्मिस सेल के बाहर में, तो हमको क्या मिलता है, फ्लोएम मिलता है। ठीक, हमको क्या मिलता है, फ्लोएम। फ्लोएम के जज्बात आएंगे तो एक पेरीसाइकिल की लेयरिंग होती है। ठीक, और उसके जस्ट लास्ट में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जाइलम। तो इस तरह से रूट हेयर से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से फ्लोएम, फ्लोएम से पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल से फिर आपका क्या आता है, जाइलम आता है। तो जो जल को क्या करना है, इन पूरे जल हम यहाँ से रूट हेयर से अवशोषित होगा वो इन सब को पार करता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा, जाइलम तक पहुँचेगा। तो यहाँ जो है वाटर का मूवमेंट, इसको हमको समझने के लिए दो मेथड हैं। ठीक है, दो प्रोसेस होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग एपोप्लास्ट मूवमेंट, और एक को हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट। अभी एपोप्लास्ट मूवमेंट और सिम्प्लास्ट मूवमेंट क्या है इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, जब क्या होता है, रूट हेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, ये क्या है आपका सॉइल है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होगा, सॉइल है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होगा किसके कारण, ऑस्मोसिस के कारण। ठीक है, वाटर पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है आपका, यहाँ वाटर का पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ क्या है, वाटर का पोटेंशियल कम है। ठीक, यहाँ पर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ वाटर का पोटेंशियल कम है, तो अधिक वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की ओर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपोप्लास्ट मूवमेंट को। एपोप्लास्ट मूवमेंट कैसे हो रहा है, अगर आप एपोप्लास्ट मूवमेंट को देखें तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मृदा से जल जो हो रहा है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल के कारण, ऑस्मोसिस के कारण क्या हो गया, रूट हेयर में प्रवेश करता है। अब यह जो वाटर है अब क्या करेगा, इस सेल वॉल और ये जो आपका इंटरसेलुलर स्पेस है, ये क्या है आपका इंटरसेलुलर स्पेस है, और ये क्या है, इसके ऊपर ये जो सेल है इसके ऊपर क्या है, सेल वॉल है। तो ये जो एपोप्लास्ट में क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो सेल वॉल और इस इंटर स्पेस के ऊपर से होता है, अंदर से होता है। सेल वॉल और इंटर स्पेस से होता हुआ ये कहाँ पहुँचेगा, आपका इस पासेज तक पहुँचेगा। क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये क्या है आपका वाटर के लिए इनपरमिएबल है, तो यहाँ से तो क्रॉस नहीं कर पाएगा वाटर। तो वाटर कहाँ से क्रॉस करेगा, जो भी वाटर आएगा इस सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ वो क्या करेगा, इस पासेज के थ्रू इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो ये प्रोसेस क्रिया हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट मूवमेंट। इसमें क्या हो रहा है कि सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ वाटर जो होगा इस पासेज तक पहुँचेगा, पहली बात। उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो आपका फ्लोएम है यहाँ भी क्या करेगा, ये सेल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ भी क्या हो रहा है, एपोप्लास्ट का मूवमेंट हो रहा है, तो सेल वॉल और आपका इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ इस पेरीसाइकिल के माध्यम से ये किस में प्रवेश करेगा, जाइलम में। किस में प्रवेश करेगा, जाइलम में। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑस्मोसिस के कारण, वाटर पोटेंशियल के कारण वाटर रूट हेयर से एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद फिर ये क्या कर रहा है, इस कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स सेल के सेल वॉल
और इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ इस पासेज के माध्यम से ठीक एंटर करेगा किस में, फ्लोएम में, और फ्लोएम के फिर सेल वाल और इंटरस्पेस से होता हुआ ये कहाँ पहुँच जाएगा आपका जाइलम तक। इस तरह से वाटर क्या हो रहा है, जाइलम के अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए कहाँ से जा रहा है, सेल वाल के ऊपर से, ठीक है, सेल वाल के ऊपर से जा रहा है और इंटरसेलुलर स्पेस से पास हो रहा है। ठीक, तो मैक्सिमम वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हमारा किसके माध्यम से होता है, एपोप्लास्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वाटर का जो मूवमेंट होगा वो एपोप्लास्ट मूवमेंट है। दूसरा आप देखते हैं हम लोग क्या, सिम्प्लास्ट मूवमेंट। सिम्प्लास्ट मूवमेंट में यहाँ तक का क्रिया तो सेम है, यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या हुआ, वाटर एंटर किया। यह वाटर जो होगा अब क्या होगा, सेल के अंदर से प्रवेश करता है। ठीक है, सिम्प्लास्ट में क्या हो रहा होगा, ये क्या हो रहा है, सेल के अंदर से प्रवेश करता हुआ जाएगा। ठीक, और फिर क्या होगा, पासेज के माध्यम से ये फिर फ्लोएम सेल के अंदर से होता हुआ फिर जाइलम में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोसेस है आपका दिख रहा है सिम्प्लास्ट मूवमेंट, ये जो होता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से प्रवेश करता हुआ ये कहाँ तक पहुँच रहा है, जाइलम तक पहुँच रहा है। तो इसमें जो होगा सिम्प्लास्ट मूवमेंट में वाटर का मूवमेंट स्लो होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, सेल सेप से होता हुआ कहाँ तक पहुँच रहा है, आपका जाइलम तक पहुँच रहा है। और ये मूवमेंट जो हो रहा है आपका सेल वाल के ऊपर से इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ पासेज तक पहुँच रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जाइलम तक जो हो रहा है वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से जाइलम में वाटर का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है वो है पेसिव मूवमेंट। ठीक, इसके कारण क्या हो रहा है, पेसिव मूवमेंट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, आपको एटीपी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको एटीपी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली हो जाएगा। पर अगर आप देखें सिम्प्लास्ट मूवमेंट को, तो सिम्प्लास्ट मूवमेंट में क्या हो रहा है, रूट हेयर के थ्रू जब वाटर प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो वाटर होगा यहाँ तक तो ठीक है, पहुँचा, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में पहुँच गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और सेल के अंदर प्रवेश करेगा, तो सेल के अंदर क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल को बढ़ा देगा। तो इनके जो पीछे के सेल्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आइट साइड के सेल से आयंस को ले लेंगे, Na+Cl- आयन को, और जैसे ही ये आयंस को लेते हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, हम जब भी बोलते हैं कि जब भी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। जितना प्योर सॉल्यूशन है उसमें वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे ये वाटर आगे बढ़ता है और सेल सेप के अंदर प्रवेश करता है, तो यहाँ तो क्या हो गया, वाटर का पोटेंशियल हाई हो गया। और इसके बाजू वाले जो होंगे वो अपने आसपास के सेल से क्या ले लेते हैं, आयंस को लेंगे, Na+ और Cl- आयन को लेते हैं, और क्या करते हैं, उनके अंदर जो होगा वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, फिर हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल, फिर हायर से लोअर, फिर हायर से लोअर, इस तरह से क्या हो रहा है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट होता है। तो जो सिम्प्लास्ट मूवमेंट थोड़ा स्लो मूवमेंट है, बहुत टाइम टेकिंग मूवमेंट होता है, लेकिन पौधों में जो मैक्सिमम मूवमेंट होता है वाटर का वो होता है एपोप्लास्ट मूवमेंट, जो कि सेल वॉल के ऊपर से और इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है। तो ये था आपका क्या, जल का अवशोषण एवं स्थानांतरण, कहाँ तक, जाइलम तक। अब देखिए मृदा जल, अब इस स्टेप को आप समझिए क्या है ये। मृदा जल जो कि क्या होता है, केशिका जल होता है। मैं आगे बताऊंगा मृदा जल में क्या क्या आता है। तो मृदा जल जो कि केशिका जल होता है वो रूट हेयर द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, फिर कॉर्टेक्स सेल में प्रवेश किया, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस सेल में प्रवेश किया, एंडोडर्मिस से फ्लोएम, फ्लोएम से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से जाइलम, जाइलम के बाद अब क्या होगा, एसेंट ऑफ सेप होगा, जाइलम में पहुंचता है, फिर जाइलम वाहिनियों द्वारा ये पानी जो है या खनिज लवण जो है वो क्या होगा, पौधे के विभिन्न भागों पे पहुंचेगा, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। अब जो हम नेक्स्ट समझेंगे वो है अपना एसेंट ऑफ सेप। उसके बाद फिर क्या होगा, एसेंट ऑफ सेप के कारण ये पत्तियों तक पहुंचेगा, वहाँ ट्रांसपिरेशन होगा, और ट्रांसपिरेशन के बाद कारण क्या होगा, वहाँ जो जलवाष्प के रूप में वातावरण में रिलीज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका किसका, जल का अवशोषण एवं स्थानांतरण का। तो प्लांट में पत्तियों तक जल कैसा होता है, एक तो पहले एब्जॉर्प्शन और वाटर होगा जो कि हम एब्जॉर्ब किए, उसके बाद फिर क्या होगा, एसेंट ऑफ सेप होगा। तो इस तरह प्लांट में पत्तियों तक जल पहुंचता है। तो इसमें पहला पोर्शन था जल का अवशोषण एवं स्थानांतरण। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्थानांतरण हो रहा है। अब जो हम समझने वाले हैं वो है क्या, एसेंट ऑफ सेप को समझेंगे। तो एसेंट ऑफ सेप को समझने के लिए हमको दो चीज़ समझना है।
एक तो है रूट प्रेशर थ्योरी और एक है आपका ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम रूट प्रेशर थ्योरी को देखते हैं कि रूट प्रेशर थ्योरी क्या बोलता है। देखिए, रूट प्रेशर थ्योरी के लिए एक तो कंडीशन पहले समझ लीजिए। कंडीशन ये है कि एब्जॉर्प्शन और वाटर कंटिन्यूस होना चाहिए। आपका जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, आपका लो और नो ट्रांसपिरेशन होना चाहिए, यानी कि या तो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो है बहुत कम हो या नहीं हो रहा हो, तब ये होता है। तो पहला कंडीशन एब्जॉर्प्शन और वाटर कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, लो और नो ट्रांसपिरेशन होना चाहिए। देखिए, पौधे में क्या होता है, हमने अभी देखा कि रूट हेयर होता है। रूट हेयर के माध्यम से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ तक पहुँचाता है, जाइलम तक पहुँचाता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि पौधे को क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है आयंस का, तो वह क्या करेगा, एटीपी खर्च करके आयंस जो होगा क्या करता है, लेता है। ठीक है, पौधे को रिक्वायरमेंट है आयंस की, तो आयंस को क्या करेगा, वो एटीपी खर्च करके लेता है। एटीपी खर्च करके आयंस लेता है तो वो आयंस का जो कंसंट्रेशन है, वो क्या हो रहा है, आपका जाइलम में ज़्यादा हो गया। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ आयन जाइलम में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब आपको पता है कि जब भी कंसंट्रेशन ऑफ आयन वहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, कम होगा। अब वाटर पोटेंशियल कम है मतलब वो क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, हायर वाटर पोटेंशियल जहाँ होगा वहाँ से। तो ये क्या कर रहा है, लगातार जड़ से पानी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, हमारे पास आयंस है जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा, लगातार पानी यहाँ पास आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पास आपका क्या हो चुका है, लो और नो ट्रांसपिरेशन है। ठीक है, आपका ट्रांसपिरेशन है तो बहुत कम है या तो लो है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका पानी लगातार आ रहा है जाइलम में, और लगातार पानी के आने के कारण पानी के मॉलिक्यूल्स आके जमा हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक, तो ये क्या बढ़ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक, और यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना होता है कि वो पानी को ऊपर पंप कर सके। ठीक, यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना होता है कि वो पानी को एक सर्टेन लिमिट तक क्या कर सकें, पंप कर सकें। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे रूट प्रेशर थ्योरी को, तो रूट प्रेशर थ्योरी जनरली अप्लाई होता है आपका हर्बियस प्लांट में। जो छोटे प्लांट होते हैं वहाँ कुछ मीटर तक पानी को अगर आपको चढ़ाना होगा तो रूट प्रेशर थ्योरी काम करता है। लेकिन अगर आप बड़े प्लांट की बात करें, जो बहुत ऊंचे प्लांट होते हैं, वहाँ पास ये रूट प्रेशर थ्योरी काम नहीं करता है। ठीक, वहाँ पास क्या होगा, आपका रूट प्रेशर थ्योरी काम नहीं करेगा। केवल छोटे हर्बियस प्लांट में जो होते हैं यह रूट प्रेशर थ्योरी काम करता है। यहाँ पर हमने क्या किया कि पौधों को रिक्वायरमेंट थी आयंस की, दोनों आयन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। उसके लिए उसने क्या किया, कुछ एटीपी खर्च किया। इसके कारण क्या हुआ, जाइलम में आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब कंसंट्रेशन बढ़ गया यानी कि वहाँ पास वाटर पोटेंशियल कम हो गया, और वाटर जो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। इस कारण क्या होगा, जड़ से जो होगा पानी अब जाइलम तक पहुँचेगा रूट हेयर से, और लगातार क्या हो रहा है, वहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन उसका क्या कर रहा है, वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश हो रही है जाइलम में, तो लगातार पानी आ रहा है। पानी आने के कारण क्या होगा, वहाँ पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना होता है कि वो पानी को क्या कर सके, ऊपर पंप कर सकें। यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना होगा कि पानी को ऊपर पंप कर सकें, और इस तरह ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण पानी जो होगा पत्तियों तक पहुँचती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, छोटे हर्बियस प्लांट की बात कर रहा हूँ। ठीक, अगर ये प्लांट है, ठीक है, ज़मीन के अंदर है, अगर आप इसको यहाँ से काट दें प्लांट को, तो आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ सेल से बाहर निकलते हैं। ठीक है, आप प्लांट को, जो छोटे प्लांट है उसको नीचे से काटो तो वहाँ से कुछ सेल सैप यानी कि कोशिका रस बाहर निकलता है। ये कोशिका रस किसके कारण बाहर निकल रहे हैं, आपका इसी रूट प्रेशर के कारण बाहर निकलता है। ठीक है, इसी रूट प्रेशर के कारण बाहर निकलता है। तो रूट प्रेशर का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गटेशन। गटेशन मतलब क्या होता है हिंदी में, बिंदु स्त्रावन। ठीक, जनरली क्या होता है, आपका रात्रि में या अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, पौधों की पत्तियों से पानी जो है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में निकलता है। ठीक, अर्ली मॉर्निंग में या आप देखेंगे रात्रि में पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों के सिराओं से क्या होता है, पानी ड्रॉपलेट्स के रूप में निकलता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में, उसको हम बोलते हैं गटेशन। तो इसके लिए शर्त क्या है, जल का अधिक अवशोषण कर रहा हो। जब पेड़ क्या हो रहे हैं, जल का बहुत अधिक अवशोषण कर रहे हैं लेकिन ट्रांसपिरेशन कैसा है उसका, लो है, और वाष्पोत्सर्जन कम है या नहीं हो रहा होगा, तब गटेशन होगा।
दूसरा, गर्म मृदा में आर्द्र या ठंडा वायुमंडल होगा, उन क्षेत्रों पे होता है ये, गर्म दिन तथा ठंडी रात्रियों में। तो इस तरह की जो गटेशन की कंडीशन है कि वो कहाँ कहाँ होता है। तो गटेशन में क्या हो रहा है, जो पानी है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में निकल रहा है। अगर आप वाष्पोत्सर्जन में देखें तो पानी कैसे निकलता है, जलवाष्प के रूप में निकलता है, लेकिन गटेशन में क्या हो रहा है, बिंदु स्त्रावण के रूप में रुक रहा है। तो रोड प्रेशर थ्योरी का जो होगा एग्जाम्पल होगा आपका गटेशन। ठीक, अब अगर गटेशन को देखें तो क्या है, ये प्लांट है, प्लांट की पत्तियां हैं, तो पत्तियों के जो शिराएं होती हैं उसमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक, जिसको हम बोलते हैं हाइडोथॉड, हाइडोथॉड। ठीक, तो जो पत्तियां हैं, पत्तियों के सिराओं पे, मार्जिन पे क्या होता है, एक विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइडोथॉड। ठीक है, वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है स्टोमेटा में होती है, और स्टोमेटा से हट के यहाँ पास क्या होता है, कुछ पत्तियों की सिराओं में इस तरह के हाइडोथॉड पाए जाते हैं। टमाटर का है, आप टमाटर के पौधों में देखेंगे तो उसमें गटेशन होता है। तो ये हाइडोथॉड पाया जाता है, जिसके कारण क्या होगा, रात्रि के समय में ये जो होगा यहाँ से ड्रॉपलेट्स, लिक्विड जो होगा, जो वाटर होगा वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर आएगा। ठीक, एक विशेष प्रकार का एपिडर्मिक सेल होता है। यहाँ जो हाइडोथॉड होता है एक प्रकार का क्या होता है, एपिडर्मिक सेल ही होता है। ठीक, और ये जो आपका देखेंगे वाष्पीकरण से जो जलवाष्प निकलता है वो शुद्ध होता है, लेकिन यहाँ जो जलवाष्प, यहाँ से जो जल निकलेगा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स निकलेगा, वो शुद्ध नहीं होता, उसमें लवणस मिले होते हैं, खनिज लवणस, मिनरल्स मिले होते हैं। इसी कारण कभी कभी आप देखेंगे पत्तियों की जो सतह होती है वो क्या होती है, वाइट वाइट दिखता रहता है आपको। वो क्या, किस कारण से होता है, वो वाइट वाइट इसी गटेशन के कारण होता है कि लिक्विड जो है ड्रॉपलेट्स के रूप में निकलता है, और जब सूखता है तो पत्तियाँ जो होती हैं उसके ऊपर एक वाइट कोटिंग आपको दिखने लग जाता है। तो किसके कारण होता है, गटेशन के कारण। तो गटेशन के लिए आप समझ गए कि गटेशन के लिए हमको क्या चाहिए, जल का बहुत ज़्यादा अवशोषण हो रहा होगा और ट्रांसपिरेशन कम हो रहा होगा। और मौसम कैसा होगा आपका, एक जनरली तो रात्रि के समय में होता है, ठंडी रात्रियों में या गर्म शुष्क रात्रियों में इस तरह का काम होता है। ठीक, तो पौधे जो होते हैं अपने एक्सेसिव वाटर को इस गटेशन के थ्रू से बाहर करते हैं। ठीक, एक्सेसिव वाटर का निकलना बहुत ज़रूरी है पौधों में, अदरवाइज़ क्या होंगे, पौधे मर सकते हैं। अगर वाष्पीकरण की दर कम हो गई, ठीक है, अगर वो पानी को जितना एब्जॉर्व करें उतना नहीं निकाल पा रहे जितना उनको रिक्वायरमेंट हो, तो पौधे मर सकते हैं। इसलिए क्या करता है, पौधे में दो तरह का प्रोसेस होता है, एक तो वाष्पीकरण होता है और एक होता है आपका गटेशन, जिसके माध्यम से वो अपने एक्सेसिव वाटर को क्या करता है, रिलीज करता है। अब जो हमको समझना है वो है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को देखते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए वाटर को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए पहले इसको देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को दिया था डिक्सन एंड जॉलिन एंड 1894 में। ये सर्वाधिक मान्य थ्योरी है। ठीक है, और यहाँ जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर क्या होता है, आसानी से पानी को चढ़ा देता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा जो रूट प्रेशर थ्योरी में वो केवल छोटे पौधों, छोटे हर्बियस पौधों के लिए अप्लाई होता था, लेकिन यहाँ जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है ये किसके लिए है, ऊंचे पौधों में भी ये एप्लीकेबल है। इसलिए सर्वाधिक मान्य थ्योरी है कि इसमें क्या होता है, पौधे जो होगा जड़ से पत्तियों तक आसानी से पहुंच जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या काम कर रहा है वो हम समझते हैं। तो आप देखेंगे कि वाटर को पत्तियों तक पहुंचाने में एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स काम करता है इसमें। ठीक है, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स काम करता है। अगर आप कोहेसिव फोर्स को देखें तो कोहेसिव फोर्स किस पे लगेगा, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में लगेगा। ठीक है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में कहने का क्या मतलब है, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के मध्य। ठीक, कोहेसिव फोर्स किस पे काम कर रहा है, आपका वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के मध्य काम करेगा। तो जो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे ये काम करता है कौन सा, आपका कोहेसिव फोर्स। ठीक, वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के पास कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स किस पे काम करेगा, एडहेसिव फोर्स काम करते हैं वाटर एंड लिग्निन के मध्य। ये लिग्निन क्या है, लिग्निन है लेयर ऑफ लाइनिंग ऑफ जाइलम वॉल। ठीक है, लाइनिंग ऑफ जाइलम वॉल। तो देखिए कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स पे लगता है, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स पे, और एडहेसिव क्या होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे लग रहा है, वाटर और लिग्निन। यानी कि ये क्या है, लिग्निन लाइनिंग ऑफ जाइलम वॉल। इधर देखिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए जाइलम है जहाँ पास पानी अभी आ चुका है। ठीक, जब जल का अवशोषण हो गया और जल के मॉलिक्यूल्स जो हो गए यहाँ आ गया है।
ये जो वॉल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिग्निंग, ठीक है। ये जो वॉल है हमारा है लिग्निंग, ठीक। अब देखिए लिग्निंग में क्या हो रहा होगा, ये जो वॉल है लिग्निंग वॉल इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये लिग्निंग जो वॉल है ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ऊपर चढ़ा, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल के बीच क्या लग रहा है आपका, कोहेसिव फोर्स। तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, एक तो एडिसिव फोर्स के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वॉल पे चढ़ रहा है, और दूसरा वो वाटर मॉलिक्यूल जो है अपने पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल को कोहेसिव फोर्स के कारण अट्रैक्ट कर रहा है, इस कारण चढ़ रहा है। ऊपर से आप दूसरा देखिए कि यहाँ पास मान लीजिए कि कोई टब है और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर सपोज़ की बात है कि ग्लास में हम लोग जूस पीते हैं तो हम लोग स्ट्रॉ डाल के पीते हैं। अगर आप मोटा स्ट्रॉ डालेंगे तो वहाँ जो पानी होगा वो मान लीजिए यहाँ तक चढ़ता है, लेकिन अगर आप पतला स्ट्रॉ डालेंगे तो उसमें पानी जो पानी होगा वो ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है। तो नली जितना पतला होगा उसमें पानी उतना ही ऊपर तक राइज होता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो पौधों में जाइलम वाहनियाँ हैं बहुत ही पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों से जुड़ी होती हैं, ठीक है, बहुत ही पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों से जुड़ी होती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जी खिंचाव यानी कि सक्शन प्रेशर काम करता है, ठीक। ये देखिए कि ये पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियों से क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक वाष्पोत्सर्जी खिंचाव आएगा कहाँ तक, जड़ों तक, ठीक है। तो जड़ तक जब वाष्पोत्सर्जी खिंचाव आता है, ये वाष्पोत्सर्जी खिंचाव क्या है, सक्शन प्रेशर। जैसे कि आप स्ट्रॉ से क्या कर रहे हैं, हम लोग जूस को सक करते तो मुंह पे आ जाता है, ठीक। तो वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ, जब क्या कर रहे हैं आप, यहाँ जो क्या हो रहा है वाष्पोत्सर्जन के कारण एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, और वो सक्शन प्रेशर क्या करेगा, इस वाटर को अपनी ओर खींचेगा, ठीक, इस वाटर को अपनी ओर खींचेगा। ऊपर से यहाँ क्या काम कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स और वाटर और जाइलम वाहनियों के बीच एडिसिव फोर्स काम कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ये आसानी से ऊपर चढ़ेगा। उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पहुँचता है पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों में पहुँचता है तो यहाँ क्या हो गया, वाटर रिलीज हो गया, ठीक है, जलवाष्प के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। और उसके सेकंड वाले उस पर क्या होगा, मॉलिक्यूल पे जो वाटर का मॉलिक्यूल उससे जुड़ा हुआ है उस पर वाटर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। और उसके पीछे वाले में क्या होगा, इससे ज़्यादा वाटर प्रेशर, वाटर का पोटेंशियल होगा, ठीक है। उसके पीछे वाले में उससे ज़्यादा वाटर का पोटेंशियल होगा। तो इस तरह से क्या होता है, जल जो है कंटिन्यूअस जो होता है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किसके कारण, वाटर पोटेंशियल के कारण। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, आपका वाटर जलवाष्प के रूप में निकल गया, तो यहाँ क्या है, वाटर प्रेशर सबसे कम है, उसके बाद वाले में उससे थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद वाले में उससे थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो इस तरह से क्या होता है, कंटिन्यूअस एक चेन बन जाता है, जिसके कारण पानी जो होगा एक कंटिन्यूअस कॉलम की तरह क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है, ठीक है। जब तक वाष्पोत्सर्जन हो रहा है पानी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अणु दूसरे अणु को खींच रहा है, ठीक है, एक अणु दूसरे अणु को खींच रहा है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक। अब इसके आगे जो हमको देखना है, एक तो क्या देखना है हमको, स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग कैसा होता है और वहाँ वाष्पोत्सर्जन कैसे हो रहा है, इस फिनोमिना को समझेंगे। एज वेल एज हम ये समझेंगे कि जो मृदा जल है, मृदा में जो जल होते हैं और उसका पादप के साथ जो रिलेशनशिप है वो समझेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हम लोग देखेंगे स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म एज वेल एज मृदा और जल पादप में संबंध, ठीक।